आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। डॉक्टर का कहना था कि भोलू को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जबड़ा टेढ़ा कर लेता है और ज़ोरों से रोता है, कई तरह की आवाज़ें निकालता है। विज्ञान को चुनौती देना मेरे स्वभाव में नहीं। डॉक्टर मरीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि भोलू के शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने अपने वश में कर रखा था। हमारे ज़िले से 40 किलोमीटर दूर स्थित नारायणगंज तहसील में मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मेरा ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए ही इस तहसील में हुआ था। सारा स्टाफ तो पहले से ही जान पहचान का था और तहसील से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा कार्यालय था, जहां हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय दिनेश रावत, हमारे सहकर्मी संजय खरेजी अपने छोटे भाई भोलू के साथ रहते थे। दोनों के सरकारी आवास अगल बगल में लगे हुए थे। संजय खरेजी का परिवार गांव में रहता था और उनकी मदद के लिए उनका छोटा भाई रहता था। भोलू बहुत कुशल व्यवहारिक लड़का था, हंसमुख स्वभाव का, दुबला पतला सा लड़का। उम्र कोई 19 साल की होगी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में औसत था और व्यवहार में टॉपर। मैं उन दिनों बाइक से आना जाना किया करता था। नेशनल हाईवे का काम प्रगति पर था। बस भाग्य में धूल से नहाना लिखा हुआ था। जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचता, भोलू मेरा मजाक बनाते हुए कहता, भैया आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और मैं हमेशा ही कहता, धूल मिट्टी से नहाकर भी मैं तुझे स्मार्ट ही लगता हूँ। भोलू मेरे लिए चाय बना कर ले आता। मेरे काम के वक्त में मेरे साथ बैठा रहता। लगभग भोलू से रोज़ का मिलना था। एक दिन मैं अपना काम निपटाकर घर वापस लौटा। भोलू से मिला भी। वो बिल्कुल सामान्य था। उसने रोज की तरह मुझसे हंसी मजाक किया। रात के वक्त मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी दिनेश जी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कपकपाती आवाज़ में कहा, अवस्थी जी, हमारे कार्यालय में किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, सर क्या हो गया? अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, भोलू की स्थिति सामान्य नहीं है। वो भोलू नहीं है। उसके मुंह से अजीब तरह की भयानक आवाज़ निकल रही है और वो खड़े खड़े अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है। ये सब देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ रुकने की। संजय और उसके कुछ दोस्त मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सर की बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं शांत हो गया। मन कर रहा था कि अभी गाड़ी उठाकर भोलू के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने रात बीत जाने का इंतज़ार किया और सुबह अपने कार्यालय के समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उसकी आवाज़ सुनकर भोलू मेरे पास दौड़ कर आया और बोला, अवस्थी भैया, आज आप अपने टाइम से पहले ही आ गए। भोलू मुझे एकदम सामान्य सा दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरानी में आ गया कि कल सर कुछ मुझे और ही बता रहे थे। भोलू तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भोलू से कहा, हाँ भोलू, तुम सही सोच रहे हो। आज मैं आरआई सर के पास बैठा हूँ, जल्दी से हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। भोलू ने कहा, ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर वो चला गया। मैं रावत सर के पास बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि कल का दृश्य वो कभी नहीं भूल सकते। रात के लगभग 3 बजे तक भोलू की स्थिति सामान्य नहीं थी। कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी। भोलू के रोने की आवाज़ें इतने मर्मिक थे कि कोई भी रोने लगे, और कभी उसकी भयानक निकलती चीखें सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के समय के आसपास कुछ कन्या पांडे आए
और उन्होंने झाड़ फूंक करी। फिर भोलू की स्थिति सामान्य हुई। मैं हैरान था कि अचानक से भोलू की स्थिति इस तरह से कैसे हो गई। मैं सर से बात कर ही रहा था कि भोलू की आवाज़ आई। अवस्थी जी, ये लीजिए। अवस्थी भैया, आपकी चाय। भोलू 2 कप चाय लेकर आया। रावत जी अजीब डर की नज़रों से भोलू को देख रहे थे। मैंने उन्हें आंखों से इशारा किया कि वो सामान्य रहें, अपने अंदर का डर नहीं दिखाएं। थोड़ी देर में खरे जी का आना हुआ। उन्होंने भोलू को कुछ काम बताया और भोलू अपने काम में बिजी हो गया। खरे जी का चेहरा उतरा हुआ और उदासी से भरा हुआ था। उनकी और भोलू की उम्र में काफ़ी अंतर था। भोलू को वो भाई नहीं, अपना बेटा मानते थे और उसी तरह बचपन से उन्होंने भोलू का पालन पोषण किया। खरे जी ने मुझसे कहा, हिमांशु, कल के नज़ारे को देखकर तो मेरी आत्मा अंदर तक हिल चुकी है। लोगों का कहना है कि ये किसी भूत प्रेत का साया था, लेकिन मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी कि भोलू को मिर्गी या फिर कोई और दौरे भी हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप सभी को सच बताऊं तो मेरा और इन अदृश्य शक्तियों का संबंध पुराना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें देखा है, लेकिन अनुभव कितनी बार किया है इसकी गिनती मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैतृक गांव में आज भी ये बहुत आम बात है। मैंने अपने बचपन से ही बहुत लोगों के शरीर में इन अदृश्य शक्तियों का भार देखा है, जिसे देखकर मैं काफ़ी भयभीत हो जाता हूँ। तब मेरी स्वर्गवासी बड़ी दादी मुझे समझाते थे कि भूत भय होता है। अगर तुम भयभीत हुए तो समझो भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं इन शक्तियों को मानता ज़रूर हूँ, लेकिन आंखों में पट्टी बांधकर इतना भी अंधविश्वास मेरे अंदर नहीं है कि झाड़ फूंक और तंत्र विद्या के सामने मैं डॉक्टरी इलाज को चुनौती दे सकूं। मैंने संजय भैया से कहा, भैया, आपके डॉक्टर दोस्त का कहना सही भी हो सकता है। आप अस्पताल में भोलू का इलाज कराएं। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें, बल्कि आज ही जबलपुर के लिए निकल जाएं। ये कोई मानसिक रोग भी हो सकता है। तो इस पर खरे जी ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं आज ही भोलू को लेकर निकलता हूँ। हम सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। संजय भैया दोपहर 3 बजे भोलू को लेकर जबलपुर निकलने वाले थे। मैं आरआई सर के साथ बैठकर काम में बिजी था। काफ़ी लोग कार्यालय में मुझसे मिलने आए थे। कलम निरंतर चलते जा रहे थे। समय दोपहर के 1:30 बजे के होंगे। अचानक खरे जी के कमरे से ज़ोरदार आवाज़ें आने लगी। खरे जी ज़ोर से चिल्लाए, भोलू, क्या हो गया बेटा? ऐसा क्यों कर रहा है? उनकी आवाज़ सुनते ही मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। जब मैंने भोलू को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो धरती पर बैठा था। उसके कंठ से जोर की आवाज़ें निकल रही थी, जैसे वो चीख रहा हो, और सहज ही वो जबड़ा बाईं ओर घुमाने लगा। खरे जी के माथे से ठंडा पसीना निकल गया। कार्यालय में भोलू को देखने के लिए भीड़ लग गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहले कार्यालय की भीड़ को कम किया और दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ मैं, खरे जी और भोलू थे। मैंने खरे जी को अगरबत्ती जलाने को कहा। खरे जी ने अगरबत्ती जलाई और वो भोलू के नाक के पास लेकर गए। जैसे ही धुआं भोलू के नाक में गया, वो ज़मीन पर ज़ोरों से लौटने लगा। उसकी भयानक आवाज़ और तेज हो गई, और तभी हम लोगों ने वो देखा जिसकी उम्मीद मैंने तो क्या, खरे जी ने भी कभी सपने में भी नहीं की होगी। भोलू ने एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ खोला और उसके मुंह से बाहर निकलता हुआ काला धुआं
मैंने और खरेजी ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। उस नज़ारे को देखकर मैं एकदम से पीछे हट गया और खरेजी तो एकदम से ठिठक कर नीचे गिर ही पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है। फिर एकदम से धुआं निकलकर जैसे हवा में कहीं मिल सा गया और फिर गोलू एकदम सा ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर बाद गोलू को होश आया तो गोलू एकदम सामान्य था। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। ये कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि ये किसी प्रेत का चक्कर है। मैं और खरेजी मिलकर तुरंत ही भोलू को एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि कल शाम को भोलू ने एक मटके के पास पेशाब कर दिया था। दरअसल उस मटके में एक जिन्न था। वो जिन्न अब बहुत ही गुस्सा है और भोलू को अपने कब्जे में करना चाहता है, उसे तड़पाना चाहता है। तांत्रिक ने जिसके बाद भोलू को एक ताबीज़ दिया और फिर उसके दोनों हाथों में 2 ताबीज़ बांध दिए। उस दिन के बाद से भोलू कभी भी वैसा व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात रानी के फूल से तो सभी वाकिफ होंगे। ये एक नायाब फूल है जो काफ़ी अलग है ज़्यादातर फूलों से। जैसा कि नाम से मालूम हो ही रहा होगा कि ये फूल रात को खिलता है, खासकर पूर्णिमा की रात को। साथ ही इसकी खुशबू वो तो इतनी मोहक होती है कि माना जाता है कि ये भूत प्रेतों और जिन्नों तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए हमें अक्सर रात रानी से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। पर मधु इन सब को नहीं मानते थे। उसे तो रात रानी के फूल से बेहद प्यार था। वो अक्सर पूर्णिमा की रात को जाया करते थे रात रानी देखने। मैं भी उसके साथ जाया करता था। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। पर मेरी खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहें। हाल ही में एक कार दुर्घटना में मेरी मधु की मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मधु की यादों के। ये रात रानी का पौधा निशानी है मेरी ज़िंदगी के उन हसीन पलों की। अब मैं अक्सर इस बंद पड़े बाग में आता हूँ उन यादों को ज़िंदा रखने। पर सच्चाई ये है कि मैं यहाँ आता हूँ इस आस में कि मधु की रूह से मेरी मुलाकात हो जाए। वो भी खींची चली आई इनकी खुशबू से। मधु को दोबारा देख पाने के विचार में मैं डूबा हुआ ही था कि अचानक एक चमक कहीं से आई और ज़ोरदार गर्जना हुई, जिसकी ताकत इतनी थी कि मैं अपनी जगह से कुछ मीटर दूर जाकर गिर गया। मैं हैरान था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता तभी मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पठान था शायद, पर वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। उसका कद करीब 8 फीट तक था शायद। उसकी चमड़ी पर कई दरारें थी जिनमें से रोशनी और धुआं निकल रहा था, मानो उसके शरीर में आग हो। वो आदमी बिल्कुल एक कसाई की तरह बेरहम दिख रहा था। वो अपनी लाल लाल और सुरमे वाली आंखों से मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी वो गरज कर बोला, है आदमजात, तुझे पता नहीं ये समय हम जिन्नों का है। हम इसी समय किसी इंसान को इस इलाके में नहीं सहन करेंगे। तेरी रूह, तू तो एक नेक दिल इंसान लग रहा है, इसलिए तुझे इस बार जाने देता हूँ। चला जा भी यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े। उस जिन्न को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे सामने खुद यमराज खड़े थे। उसकी उन डरावनी आंखों का खौफ ऐसा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था।
मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो देखा करीब 2 बज रहे थे। मैंने ये सुन रखा था कि 2 बजे के बाद रूहें बाहर आ जाती हैं। इससे पहले मैं और मधु कभी इतनी देर रात तक यहाँ नहीं रुके थे। शायद इसलिए हमारा सामना इन रूहों से कभी नहीं हुआ। मेरा मन तो यही कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, पर फिर मेरे मन में आया कि मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो बस एक आस थी मेरे मन में कि शायद मुझे मधु मिल जाए, पर फिर मुझे पूरा भरोसा हो गया इस बात पर। अब जब मैंने अपनी आँखों से एक जिन्न को देख लिया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी मधु वो भी शायद यहाँ ज़रूर आएगी। मैंने उस जिन्न से हिम्मत करते हुए कहा, सुनिए, मैं यहीं रुकूंगा, मुझे किसी से मिलना है यहाँ। मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, बस मुझे यहाँ रुकने दीजिए, मैं विनती करता हूँ। मेरी पूरी बात होने से पहले ही वो जिन्न मुझ पर झपटा। उसने अपने दाएं हाथ से मेरा गला पकड़ लिया। उसके हाथों में ऐसी गर्मी थी कि मानो किसी ने अंगारे मेरे गले पर बांध दिया हो। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वो जिन्न हंसते हुए बोला, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है, हमसे बदसलूकी करेगा? तेरा दिमाग तो सही है। तेरी जगह अगर कोई और होता तो तुम दबाकर भाग जाता। आखिर ऐसा कौन आने वाला है यहाँ जिसके लिए तो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? उस जिन्न की पकड़ की वजह से मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। जैसे तैसे मैंने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के रूह के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। ये सुनकर उस जिन्न का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तभी वो बोला, भूल जाओ उसे। इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए तो अल्लाह ने तुमने दिन दिया है और हमें रात। मरे हुए को भूल जाना चाहिए और उन्हें उनकी कब्र में ही रहने देना चाहिए। अगर अल्लाह के बनाए नियम तोड़ोगे तो तुम्हें जन्नुम से भी बदतर जगह मिलेगी। तेरी हिम्मत की वजह से मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ, चला जा यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे छोड़ दिया और मैं गिर पड़ा ज़ोरों से। थोड़ी देर फेफड़े भर ऑक्सीजन लेने के बाद मेरे शरीर में जान आई और मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ। मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद वो जिन्न ज़ोरों से हंसने लगा और बोला, लगता है तू अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा। देख, मुझे इस जगह किसी इंसान का कत्ल करके नापाक नहीं करना, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, लेकिन वादा कर कि इसके बाद तू यहाँ से चला जाएगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे इशारा किया। इसके कुछ पलों बाद ही वहाँ एक वाहन के मोटर की आवाज़ आई। फिर वहाँ एक वाहन आ गई जो थोड़ी बहुत बुरी अवस्था में थी। वो वाहन मधु के वहाँ से मिलती जुलती थी और फिर उस वाहन से मेरी मधु निकली। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। वो मुझसे दूर ही खड़े थे, मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। मैं उसके पास जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उस जिन्न ने मुझे रोक लिया और कहा, बस इतना ही, मैं तुझे यही दिखा सकता था, तू वहाँ नहीं जा सकता, बस इतना ही। उस जिन्न ने ऐसा कहा ही था कि तभी मधु की रूह जैसे हवा में कहीं धुआं सी हो गई। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं वहीं पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से उस जिन्न ने हाथ रखा और कहा, खुद को संभाल, जा अब घर जा और आगे बढ़ ज़िंदगी में। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।